नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ नए सवाल जिन पर फिर से हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच। ठीक है, तो शुरुआत आज के पहले सवाल के साथ करते हैं। देखते हैं कि क्या है हमारा आज का पहला सवाल। ए की आमदनी बी से 25% अधिक हो तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, एक व्यक्ति हैं ए और दूसरे हैं बी। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि ए की आमदनी बी से 25% अधिक हो, मतलब ए की जो आमदनी है बी से 25% अधिक है, मतलब ए का जो डिपेंडेंसी है ना, निर्भरता है, वो बी पर है। आमदनी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे आय। ठीक है, या हम कह सकते हैं सैलरी। ठीक है, तो अगर बी की किसी तरह से हमें वैल्यू पता चल जाए, आमदनी पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ए की आमदनी भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका 25% निकालना पड़ेगा और उसमें बी की आमदनी से में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बी की आमदनी को एक तरह से अगर 100 मान लें, ठीक है, और फिर इस 100 का निकालें 125%, तो 125% ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि बी की आमदनी से 25% अधिक है ना, तो हम 25% निकाल करके 100 में जोड़ें या फिर 125% निकालें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 का 125% हमने निकाला और फिर वही आमदनी हुई ए की। ठीक है, तो बी की आमदनी ए की आमदनी से कितने प्रतिशत कम होगी। अब ये डाटा तो हमें पता चला, ठीक है, या हमने माना। हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर इसकी आमदनी 25% अधिक है बी से, तो जो बी की आमदनी है वो कितने प्रतिशत अधिक कम होगी ए की आमदनी से। ठीक है, तो अगर हम अंकीय रूप से देखें तो 25 की कमी है, हम कह सकते हैं कि भाई जो बी है वो 25 कम है ए से। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें, ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो रखेंगे ऊपर। ठीक है, और जिससे तुलना करी जा रही है, किससे तुलना हो रही है भाई, ए की आमदनी से। मतलब बी की जो आमदनी है वो कितना कम है, कितना कम है, अगर कम है तो किससे कम है, ए से कम है। और कितना कम है ये हमें पता है, 25 का, है ना, 25 की वैल्यू कम है, तो हमने 25 रखा और नीचे तुलना कर रहे हैं हम ए से, तो ए की आमदनी जो कि 125 है। ठीक है, तो हम वो रखेंगे। उसके बाद चूँकि हमें प्रतिशत निकालना है, ठीक है, प्रतिशत, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 से काटते हैं 100 को 20, तो हम कह सकते हैं कि जो बी की आमदनी है वो ए से 20% कम होगी, है ना, 20% कम होगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ें आगे। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। रमेश अपनी घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, 5% की हानि पर 190 रुपये में बेचता है। ठीक है, 5% की हानि होती है जब उसे 190 रुपये में बेचता है, तो उसकी जो घड़ी, उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रमेश हैं उनके पास घड़ी है एक, उसका हमें विक्रय मूल्य पता है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 190 रुपये। और हमसे जो बात की जा रही है गणना करने के लिए वो क्रय मूल्य, ठीक है, ये इसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ पर हम बात करते हैं, उस पर कैलकुलेशन करते हैं, शुरुआत करने से पहले वो चीज़ अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो अगर रमेश ने घड़ी खरीदा होगा तो अब उस पर जो वो काम करेगा, फ़ायदा हो या घाटा, वो अपने आप में गणना उसी से वो स्टार्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रमेश की घड़ी का प्राइस है वो हम 100% मान सकते हैं। ठीक है भाई, 100% हमने माना। अब इसी 100% पर वो काम करेगा, हानि हो या फिर लाभ। तो उसे हानि हो रही है कितने की, हानि उसको हो रही है 5% की। ठीक है, तो आप जानते हैं हानि को हम घटाएंगे तभी हमें विक्रय मूल्य का जो प्रतिशत है या वैल्यू है वो प्राप्त होगा, 95%। ठीक है, अब इसी 95 का मान आपको दिया जा रहा है 190 रुपये। ठीक है, तो 95% का मान अगर 190 रुपये है और क्रय मूल्य की गणना जो कि 100% है, इसी 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 95% की वैल्यू अगर 190 है तो फिर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 190 बटे 95% गुणे 100%, प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 19 से काटते हैं, 19 पंचे 95 और 19 धामा 190,
5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, यानी हम कह सकते हैं कि 200 रुपये वो राशि है, वो मूल्य है जिस पर रमेश ने घड़ी को क्रय किया होगा, ख़रीदा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रमेश की जो घड़ी है वो उसका क्रय मूल्य 200 रुपये है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है हमारा अगला सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, उस संख्या का 40% कितना होगा। ठीक है, एक कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए है। अब उस संख्या में से अगर 15 घटाएं, ठीक है, ए में से अगर हम 15 घटाते हैं तो वो बचता है संख्या का 40%, घट करके, मतलब अगर हम कहें कि संख्या का 80% बचता है तो संख्या है उसका 80% बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे कह रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा। संख्या का 40%, ठीक है, क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, और इसके लिए हमें संख्या की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हम कहें तो ए की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम ये गणना कर पाएंगे, और इसका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही हम ऑप्शन अपने चुनेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम बात हुई भाई। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 80%, ठीक है, और 40%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काटते हैं, ए में से 15, ए माइनस इसको उठा करके इधर ले आते हैं, 8a/10 बराबर 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 10a माइनस 8a बराबर बटे 10 बराबर 15। यहाँ से करेंगे तो 2a बराबर 15 गुणे 10, और फिर सॉल्व करेंगे आगे तो p हो जाएगा 15 गुणे 10 बटे 2, 2 से काटते हैं 10 को, 2 पंचे 10, यानी कि 75। जो ए की वैल्यू है वो 75 आ गई, मतलब संख्या की वैल्यू हमें पता चल गई। अब संख्या का 40% हम ज्ञात करें, इतना ही काम रह गया है। ठीक है, तो संख्या का 40%, ए का 40%, यानी कि 75 का 40%, 75 का 40% काटते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 से काटते हैं 40 को, 10, यानी कि कह सकते हैं 3 गुणे 10 यानी 30। जो संख्या का 40% है वो 30 के बराबर है, इसकी जो वैल्यू है वो 30 आ गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमारे पास 7 संख्याएं हैं जिनका मान हमें नहीं पता, और वो भी कैसी हैं, क्रमागत। ठीक है, संख्याएं तो हैं लेकिन वो क्रमागत। अब मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए क्रमागत संख्या है, ठीक है, तो अगर मैं आपको एक संख्या दूं 27 और अगली क्रमागत संख्या पूछूं, मतलब अगली का मतलब ये हो कि अगले ही क्रम में क्या आएगी, तो आप कहेंगे 28, फिर उसके अगले क्रम में 29, फिर उसके अगले क्रम में 30। ठीक है, ऐसे अगर 63 दिया जाए या 32 दिया जाए तो आप कहेंगे इसमें 64 आएगा, फिर उसके बाद 65 आएगा, ऐसे करके इसमें 33, फिर 34, फिर ऐसे क्रम में बढ़ते बढ़ते। तो आपने निकाला कैसे इसको। अगर आपको एक संख्या दी गई तो आपने अगली क्रमागत संख्या को ज्ञात किया, तो किया कैसे, तो आप कहेंगे भैया सिंपल है, 27 में हमने 1 ऐड किया, ठीक है, तो 1 जोड़ने पर हमें 28 प्राप्त हुआ, फिर 28 में हमने 1 ऐड किया तो फिर से 29 प्राप्त हुआ। ऐसे किसी भी संख्या का अगला क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम उसमें 1 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात। तो अब हमें यहाँ पर संख्या तो पता नहीं है पहली कि कौन सी संख्या पहली है जिसमें हम जिसकी सहायता से हम अगली संख्या ज्ञात कर सकें या अगली क्रमागत संख्या ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो हम उस पहली संख्या की कल्पना करेंगे कि भैया पहली संख्या हम मानते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ए, तो इस क्रम में हम दूसरी संख्या, फिर तीसरी संख्या, फिर चौथी संख्या, फिर पाँचवीं, फिर छठवीं, है ना, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, 7वीं। ठीक है, आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि a+1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, फिर 5, और फिर लास्ट संख्या यानी आखिरी संख्या 6। क्या कर रहे हैं भाई, ए में 1 जोड़ा
तो a+1 में अगर हमने 1 जोड़ा तो a+2 में फिर वही काम किया तो a+3, ऐसे करके a+5 में अगर हम a जोड़ेंगे तो a+6 आने वाला है। ठीक है, तो ये संख्याएं आ गई हमसे। अब हमें कहा जा रहा है कि इनका औसत 20 हो। औसत के बारे में अगर हम बात करें तो औसत के बारे में आपको पता है कि ये होता है पदों का योग बटे उनकी कुल संख्या। ठीक है, जितने पद हैं एक तो उनको जोड़ें, उसके बाद उनकी संख्या गिने कितनी संख्या में है वो बटे में उसको लिखें। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें दी जा रही है 20। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7वीं संख्या है। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ए आ गया यहाँ पे, प्लस 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21, तो 21 ये आ गया। तो इनका योग हमें पता चल गया। ठीक है, सातों संख्याओं का योग ये 7a प्लस 21 21 के बराबर है, और औसत की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तब यहीं से अच्छा संख्या की बात करें तो ये संख्या में कितनी है, संख्या में 7 है। तो यहाँ पर हम रखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ निकल करके आता है क्या सामने। योग हमें पता है 7a प्लस 21, तो हम रखेंगे 7a प्लस 21, और कुल संख्या हमारे पास 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, आगे ज्ञात करेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 कॉमन लेके काट देते हैं भाई, ये आ जाएगा 7 से काटते हैं। ठीक है, तो a बराबर हमें प्राप्त होने वाला है b-3, 20 - 3 मतलब 17। अब 17 की वैल्यू, a की वैल्यू हमें पता है 17, यानी हम कह सकते हैं कि पहली संख्या का मान 17 है। लेकिन हमसे पहली संख्या के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या आप बता सकते हैं कि a+6 है, देख कर ही बता सकते हैं आप। तो a+6 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम a+6 करेंगे और a में a की वैल्यू रखेंगे, मतलब 17 + 6 = 23। तो 23 जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।